नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपसे मैंने कक्षा 12 में अध्याय 16 भाग 2 तक पढ़ लिया था। भाग 2 में आपने ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में जाना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नीट से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट पूछे जाते हैं। अब आते हैं भाग 3 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि है मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण। तो मृदा का प्रदूषण बहुत ही अनेक घटकों के कारण हो सकता है, जिनमें हम कुछ प्रमुख घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। मृदा का प्रयोग कौन करता है? पौधे मृदा से क्या लेते हैं? जल, खनिज तत्व और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, उससे अपना भोजन बनाते हैं। उन पौधों के डायरेक्ट उपभोग से या उनके किसी उत्पाद से पृथ्वी के समस्त जीव जंतु अपना भरण पोषण करते हैं। यानी पौधा मृदा से प्रत्यक्ष रूप से तत्वों को अवशोषित करता है, यानी मृदा को प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करता है। और अन्य जीव मृदा से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि अगर मृदा नहीं रहेगी तो पौधा जीवित नहीं रहेगा, पौधा नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जंतु अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो यानी सभी जंतु अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर हैं, और पौधे जो अपना भोजन बनाने के लिए डायरेक्ट उनसे जल और खनिज तत्व अवशोषित करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर हैं। तो मृदा सभी के लिए अनिवार्य है, यानी पृथ्वी पर मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब बहुत से अनेक घटकों के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को प्रयोग करते हैं, फेंक देते हैं, जो मृदा में जाती हैं, उसका प्रदूषण करते हैं। हम खेतों में उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, पौधों की वृद्धि अधिक करने के लिए, उनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पीड़कनाशी, कवकनाशी, इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो वो भी क्षयकारी प्रदूषक होते हैं, जो मृदा में पहुंचकर मृदा को दूषित करते हैं। पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण संसाधन मृदा है। वनस्पतियां प्रत्यक्ष रूप से तथा मनुष्य व अन्य जंतु अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर होते हैं। बताया ना कि वनस्पतियां यानी पौधे तो प्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर होते हैं, क्योंकि मृदा से वे डायरेक्टली जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करती हैं। और अन्य मनुष्य हो चाहे अन्य जंतु हो, वो वनस्पतियों को खाते हैं। यानी मृदा नहीं रहेगी तो वनस्पतियां नहीं रहेंगी, और वनस्पतियां नहीं रहेगी तो मनुष्य अन्य जीव अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यानी मृदा सभी के लिए अनिवार्य है। औद्योगिक कचरों, कृषि रसायनों आदि के इस्तेमाल के द्वारा छोड़े गए जहरीले तत्वों के माध्यम से मृदा प्रदूषित हो रहा है। मृदा के प्रदूषण से इससे संबंधित जो जीव जंतु हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा, ऐसा नहीं कि मृदा में सिर्फ सिलिका, फास्फोरस, सल्फर ये सब पाए जाते हैं, नहीं, मृदा में मृदा जीव भी होते हैं, कवक, जीवाणु, केंचुआ, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं, तो वो भी मृदा प्रदूषण के कारण प्रभावित होते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत व नियंत्रण के उपाय। मृदा प्रदूषक उपजाऊ भूमि की मिट्टी का प्रदूषण है, जो कि धीरे धीरे उर्वरक और औद्योगिकीकरण के उपयोग के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके स्रोत और नियंत्रण के उपाय निम्न है। पहला हम देखते हैं, मृदा प्रदूषण का कारण है ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट। ये क्या होता है? ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट क्या होता है? हम कुछ भी चीज प्रयोग करते हैं और हम प्रयोग के बाद उसे फेंक देते हैं, तो वो मृदा में जाकर मृदा को दूषित करता है। जैसे आपने क्या किया, आप गए, आपको भूख लग गई, टकाटक खा लिए, टेढ़े मेढ़े खा लिए, कुरकुरे खा लिए, चिप्स खा लिए, उसका पन्नी तो नहीं खाओगे ना, उसका पॉलीथीन तो फेंकोगे, तो वो मृदा में पहुंच के मृदा को दूषित करता है। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे को या उसके केन को आपने फेंक दिया, वो सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। घरों में बहुत से ऐसे सामान प्रयोग होते हैं जिनसे प्रतिदिन कचरा निकलता है, वे सब ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ठोस अपशिष्ट में वे सभी चीजें सम्मिलित है जो कूड़े कचरे में फेंक दी जाती है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट, जो नगर पालिका का डेली गाड़ी आता है ना आपके घरों मोहल्लों से कचरा लेने, उसके सभी अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत रखा गया है। घरों, कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों आदि से रद्दी में फेंकी गई सभी चीजें आती हैं जो नगर पालिका द्वारा इकट्ठा की जाती हैं, उनका निपटान किया जाता है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में आमतौर पर क्या क्या चीजें होती हैं? कागज होता है, खाद्य अपशिष्ट, कांच, धातु, रबड़, चमड़ा, वस्त्र आदि होते हैं। इनको जलाने से अपशिष्ट के आयतन में तो कमी आ जाती है, परंतु यह सामान्यतः पूरी तरह नहीं जलता और खुले में से फेंकने से चूहों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल का कार्य करता है। अब इतनी भारी मात्रा में प्रतिदिन मोहल्लों से, कार्यालयों से, विद्यालयों से इतनी भारी मात्रा में कचरा निकलता है कि उसका निपटान बहुत जरूरी है। अगर हम उसे खुले में फेंकेंगे, उसे जला के छोड़ देंगे, तो पहली बात तो कचरा पूरी तरीके से नहीं जलता, उसका अध जला भाग ये हमारे लिए नुकसानदायक है, पूरी तरह नहीं जलता। जो अधकचरा भाग होता है, जो बड़ी गंदगी फैला देता है, उसमें चूहे मक्खियां पनपने लगते हैं।
अब इसका निपटान क्या किया जाए? तो पहले देखिए, हम जो भी चीज़ें ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें नगर पालिका लेकर जाती है कचरा, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। हमारे मोहल्लों और कार्यालयों से, घरों से, विद्यालयों से जो भी कचरा निकलता है उसमें 3 तरह के कचरा होते हैं। एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय और एक होता है पुनश्चक्रित यानी रिसाइकल्ड मटेरियल। तो जो पुनश्चक्रित होता है जैसे प्लास्टिक हो गया, टीना हो गया, लोहा हो गया और स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये जो फिर से दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इनको हम रिसाइकल करते हैं। अब आपने भी देखा होगा कि घरों में जो कचरा निकलता है लोग उसको इकट्ठा करते रहते हैं, जो प्लास्टिक लोहा है जो बेचने लायक होता है, तो कबाड़ी वाला आता है उससे पैसा से लेके उसको दे देते हैं। तो ये काम करना चाहिए, सही है, क्योंकि ये प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम करेगा। आप कोई भी चीज़ प्लास्टिक, टीना या लोहा, ये सारी चीज़ें हैं जो आप फेंक दोगे वो वातावरण रह के उसको दूषित करेगा। इससे अच्छा उसे रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाले को बेच दो, वो अपना ले जाके कंपनियों को दे देगा, वहाँ कंपनियों में बेचेगा, कंपनियाँ उसे रिसाइकल करके गला वला के सही तरीके से फिर से कुछ नया प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये पुनश्चक्रित होता है। अब दूसरा जो होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपघटन हो सकते हैं उनको अपघटित वाली चीज़ों में रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं जिनका अपघटन हो सकता है। समस्या वहाँ आती है जहाँ जिसका अपघटन नहीं होता, जिनका अपघटन नहीं होता, जो हजार्डस होते हैं, वहीं पर उसकी निपटान की समस्या आती है। तो इसके लिए भी एक उपाय रखा गया है, लैंडफिल्स बोलते हैं जिन्हें, सैनिटरी लैंडफिल्स। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें जो बहुत बड़े बड़े मैदान में जो कचरे आते हैं, निकलते हैं, उन्हें गड्ढा खोद के उसी में दबा दिया जाता है। वो भी सही तरीका नहीं है। कचरा को निपटान के लिए गड्ढे में दबा देना भी सही नहीं होता, क्योंकि उनसे भी बहुत तरह तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे, वो भी वातावरण को दूषित करेंगे, मृदा को दूषित करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अपशिष्ट हैं उनको जलाना सही नहीं है, क्योंकि जलाने पर वो पूरी तरीके से जलते नहीं हैं और खुले में इसे फेंकने से चूहों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल का कार्य करते हैं। खुले स्थान में जलाकर ढेर लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल को अपनाते हैं। सैनिटरी लैंडफिल का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े जो कचड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, उनको क्या कहते हैं, जमीन में खोद कर उसको गाड़ दिया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट को संघनन यानी कॉम्पैक्शन यानी उनको दबा दबा के, खूब दबा दबा के गड्ढा और खाई में डाल दिया जाता है। प्रतिदिन धूल मिट्टी से वो ढक जाता है, धीरे धीरे वो उसमें दब जाता है। वास्तव में लैंडफिल भी कोई अच्छा उपाय नहीं है, कचरा को समाप्त करने के लिए लैंडफिल भी कोई अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि आप दबा तो दोगे, आपके नज़रों से तो छुप गया, लेकिन जिस जगह पे है उस जगह पर वो मृदा को दूषित करेगा, उसी तरह तरह के रसायन का स्राव होगा। क्योंकि खासकर महानगरों में कचरा बहुत अधिक होता है और स्थल भी भर जाते हैं जल्दी। इन लैंडफिल्स से रसायनों के भी रिसाव का खतरा होता है, जिससे भौम जल संसाधन प्रदूषित होता है। हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। एक वो जिनका निम्नीकरणीय हो सकता है, जो अपघटित हो सकते हैं, जैसे भोजन वगैरह, कपड़ा वगैरह, कागज वगैरह, वे सभी अपघटित हो सकते हैं। एक वो जो पुनश्चक्रण किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, टीना, लोहा, इन सभी को हम रिसाइकिल करके फिर से कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, बेच दिया जाता है कचरा वाले को। एक वो जो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं अपशिष्ट, यानी जो अपघटित नहीं होते हैं, उनका उपचार ही थोड़ा दुर्लभ हो जाता है हमारे लिए। यह महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न सभी कचरे की छटाई की जाए। पहले जितना भी कचरा निकले नगर पालिका में उनकी छटाई की जाए। जिस कचरे का प्रयोग या पुनश्चक्रण किया जा सकता है, यानी जिसे फिर से हम प्रयोग में ला सकते हैं, प्लास्टिक, टीना, लोहा, कचरा, ये सब जो हम फिर से गला वाला के कुछ अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको हम अलग करते हैं। कचरा बीनने वाले तथा कबाड़ी वाला पुनश्चक्रण किए जाने वाले पदार्थों को अलग कर एक बड़ा काम करता है। और जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं उनको जमीन में गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और प्राकृतिक रूप से अपघटित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात केवल जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ निपटान के लिए शेष बचता है। इस सब का एकमात्र हल यह है कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति हम सभी को अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि कचरे का कोई अंत नहीं होना है। अपघटन कितना करोगे? इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि कचरा कम उत्पन्न करो। जो भी चीज़ें हैं आप इको फ्रेंडली चीज़ों का प्रयोग करो, उन चीज़ों को अवॉइड करो जिससे प्रदूषण फैलता है। आप प्लास्टिक का प्रयोग मत करो, या आप जो भी लोहा, लकड़ी, ये सब लोहा, टीना, ये सब स्टील है, इन सभी को रिसाइकल वाले को जरूर दो, यूं ही ना फेंक दो। ठीक, तो इसके लिए हमें भी सजग होना पड़ेगा। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि कचरा कम उत्पन्न हो, लेकिन इसके स्थान पर हम लोग जैव अनिम्नीकरण उत्पादों का भरपूर प्रयोग करते हैं, जो पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करता है। अब भाई क्या किया जाए? अगर हमें तो देखो, अब प्लास्टिक बैन कर तो देते हैं, प्लास्टिक बैन में सिर्फ एक ही चीज़ उन लोग को नाम में आता है,
वो पन्नी जिसमें हम सब्जी लाते हैं, और बाकी दुनिया भर का जो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, इन सभी को बनाने वाली कंपनियों पर नहीं रोक होता है कि आप क्यों प्लास्टिक का यूज़ करते हो, उन पर कभी बैन नहीं हुआ। बैन कहाँ होता है, जो हम पॉलीथीन लेकर जाते हैं, केवल वही क्या प्रदूषण फैलाती हैं क्या, इसी वजह से आम आदमी गुस्सा होते हैं, कहते हैं बैन करो तो सब बैन करो ना। तो ये तो ठीक है कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, हमें भी सजग होना चाहिए। चलो ठीक है, जो चीज़ें नहीं की जा सकती, जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उन्हें उस हाल में छोड़ दो, लेकिन जहाँ पर हम उसका हम वहाँ उसके अलावा कोई वैकल्प यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अगर मान लो प्लास्टिक की पन्नी की जगह पर हम कपड़े का थैला यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर आप थैला यूज़ करें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दोगे तो सरकार कितना देखेगी। देश बड़ा है, छोटा नहीं है, हालत ख़राब हो जाएगी। एक बार सोच के देखना कि पूरे भारत के सब कुछ कंट्रोल कैसे करते हैं सरकार, ये तो सोच के देखना कि वायुसेना कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम करेगी, सोच के देखना कैसे कैसे ये लोग करते हैं, एक बड़ा काम होता है। तो प्लास्टिक एक अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जैव अनियमित प्रदूषक, इसका प्रयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर पूरी तरीके से बैन है। उत्तराखंड में बहुत से ऐसे एरिया हैं, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, मिलता ही नहीं है प्लास्टिक। राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं प्लास्टिक का प्रयोग कम हो और इनके बदले पर्यावरण हितों यानी मैत्री पैकिंग यानी इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग होती है उनका प्रयोग हो। ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग क्या होती है? इको फ्रेंडली पैकेजिंग ऐसी पैकेजिंग होती है जो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करती, वो ऐसे पदार्थों का प्रयोग करती हैं जो वातावरण में अपघटित हो सके। आपने देखा महाराष्ट्र में पूरी तरीके से पॉलीथीन बैन है, वहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट पॉलीथीन वाली नहीं खरीद सकते। अब वहाँ पर जो क्या कहते हैं कागज़ से बनने वाली जो थैलियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। हम सभी को सामान लेने जाते समय कपड़े का थैला प्रयोग करना चाहिए। अब कपड़े का थैला कहाँ से लाओ तो मम्मी से पूछ लेना कैसे बनाते हैं, पुरानी जीन्स आपकी फाड़ के उसी से बना देती हैं। प्राकृतिक रेशे के बने जो कैरी बैग होते हैं उनको ले जाना चाहिए, पॉलीथीन की थैली को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार संबंधी अध्ययन, अब देखिए केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा था उससे संबंधित कुछ लोग जागरूक भी हैं, जिसमें एक नाम आता है अहमद खान का, जो है बेंगलुरु से। वो प्लास्टिक की बोरियां बना के बेचते थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि प्लास्टिक से वातावरण दूषित हो रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है। अहमद खान एक जागरूक इंसान, 57 साल के वो व्यक्ति थे, और उन्होंने जो प्लास्टिक का वेस्ट निकलता था, प्लास्टिक के जो कचरे निकलते थे, उनसे वो बहुत परेशान रहते थे कि देखते थे कि ये तो नुकसान करेगा। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसके माध्यम से इसका कुछ उपयोग हो सके। तो उन्होंने प्लास्टिक के किसी भी अवशेष से एक प्लास्टिक का महीन पाउडर तैयार किया जिसे पॉलीब्लेंड कहा जाता है। पॉलीब्लेंड जो पाउडर था उसको जब बिटुमिन के साथ मिलाकर सड़क को बनाने में प्रयोग किया गया तो सड़क की आयु बढ़ गई। यानी उस प्लास्टिक के कचरे और बिटुमिन का प्रयोग करके प्लास्टिक के कचरे से पॉलीब्लेंड नामक महीन पाउडर बनाया प्लास्टिक का, जिसे पॉलीब्लेंड कहा गया। उसको बिटुमिन के साथ मिलाया गया, चारकोल वगैरह के साथ मिलाकर सड़क बनाने में उसका प्रयोग कर दिया गया। उससे देखो प्लास्टिक का जो अवशेष था वो भी खपत हो गया। दूसरा, सड़क बनी, सड़क में प्लास्टिक की वजह से वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी बढ़ गई, यानी वर्षा जल का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वह सड़क की आयु भी बढ़ गई। जो 1 साल सड़क चलती थी वो 3 साल चलने लगी, तो इससे सड़क की आयु भी बढ़ गई और एक प्लास्टिक का निपटान भी हो गया। तो ये किया था अहमद खान ने, प्रयोग किया था कुछ इंस्टीट्यूट की मदद के द्वारा। और मेरा खुद का ये पर्सनल जो थॉट है, मैं जो सोचता हूँ कि प्लास्टिक का सही निपटान क्या होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, जो सैनिटरी लैंडफिल की बात करते हैं कि बड़े बड़े खुले स्थानों के गड्ढा खोद के उनकी खाइयों में उस कचरे को फेंक देते हैं, मेरा ये मानना है कि उन कचरों को ट्रक से भर के लाओ और जितने गली मोहल्ले या जितने भी गाँव हैं उन सब में जब रोड बनाते हैं ना, तो रोड की जितना रोड है, रोड में फिर कोई परिवर्तन होना नहीं है। रोड में जहाँ तक आप बना रहे हो रोड, वहाँ तक गड्ढा खोदो और उसके नीचे वो सारे कचरों को भरते चले जाओ, उसके ऊपर आप रोड बनाओ, तो देख लेना कि जितना भी कचरा है वो सब रोड के नीचे दब जाएगा और कचरे से निपटान हो जाएगा। लेकिन अब हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ी कॉस्टली होगी या कुछ भी होगा जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा हिसाब से ये होना चाहिए, सड़क बनाते समय उसके नीचे इन कचरों को दबा देना चाहिए, जिससे ये कचरा भी खत्म हो जाए और हमारे रोड भी सही तरीके से बन पाए। आइए देखते हैं
57 वर्षीय जो अहमद खान थे, उन्होंने प्लास्टिक के अपशिष्ट की सतत बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल निकाला। उन्होंने 20 वर्षों से प्लास्टिक की बोरियां बना रहे थे। 8 साल पहले उन्होंने महसूस किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक वास्तविक समस्या है। उन्होंने क्या किया, उनकी कंपनी ने पुनश्चक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का पॉलीब्लेंड नामक एक महीन पाउडर तैयार किया। इस मिश्रण को बिटुमिन के साथ मिश्रित करके सड़क को बनाने में प्रयोग किया गया। अहमद खान ने आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन के सहयोग से बिटुमिन और पॉलीब्लेंड के सम्मिश्रण का प्रयोग सड़क बनाते समय किया तो पाया कि बिटुमिन का जल विकर्षण गुण यानी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी, यानी सड़क का जल से रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ गया और सड़क की आयु भी बढ़ गई और 3 गुना अधिक हो गई। यानी जो 1 साल चलता था वो अब 3 साल चलेगा सड़क। पॉलीब्लेंड नाम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसी भी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी प्लास्टिक हो उसका अवशेष से पॉलीब्लेंड पाउडर बनाया जा सकता है। अब देखिए, मृदा को प्रदूषित करने वाला अगला जो स्रोत है वो है अस्पताल का अपशिष्ट। तो अस्पताल का जो अपशिष्ट होता है उसमें तो बहुत गंदगी होती है। आपको पता है कि हर अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिलेगा कि जो वो हॉस्पिटल के जो कचरे होते हैं उसके यूं ही नहीं फेंका जाता, उनके अलग अलग डिब्बे होते हैं, अलग अलग डिब्बों में उसको पैक किया जाता है और डेली, मैं तो खुद देखता हूँ, मेरे नीचे हॉस्पिटल है और उसमें जितने भी डब्बे हैं सब अलग अलग हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरी के जो भी वेस्ट निकलते हैं उनको डाला जाता है और उनको फिर शाम को गाड़ी में भेज दिया जाता है। उसके लिए एक अलग से गाड़ी आती है जिस पे लिखा होता है हॉस्पिटल वेस्ट। तो जो हॉस्पिटल के वेस्ट निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि उनमें खून वगैरह होगा, बॉटल्स होंगे, इंजेक्शंस होंगे, यूज किए हुए इंजेक्शंस होंगे, उसमें बहुत सारे कॉटन्स होंगे जिनमें रोगजनक होने की संभावना होती है, तो वे सब बहुत घातक होते हैं। तो उनकी अलग निपटान होती है जिसे हम कहते हैं वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल, उसका अलग तरीके से हम निपटान करते हैं। अस्पताल से खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं जिसमें संक्रमणकारी जीव और अन्य हानिकारक रसायन, रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं। इस प्रकार के अपशिष्ट की सावधानीपूर्वक उपचार और निपटान की आवश्यकता होती है। अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के लिए भस्मक यानी इंसिनरेटर का प्रयोग करते हैं, यानी जितना भी अस्पताल का अपशिष्ट निकलता है उसे इंसिनरेटर, यानी एक बहुत बड़ी मशीन है जिसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा या किसी भी ईंधन के माध्यम से उन सभी कचरे को जला दिया जाता है। भस्मक कहते हैं, भस्मक मतलब भस्म कर देना जलाकर, इंसिनरेटर का प्रयोग करके। मृदा को दूषित करने वाला अन्य कारण है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी ई वेस्ट जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, जहां पर भी बात आए इलेक्ट्रॉनिक की या ई वेस्ट की, ई शब्द जहां है, ई शब्द जहां पर आए समझ लो इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आपने प्रयोग किया, खराब हो गया, फेंक दिया, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर है, मोबाइल है, खराब हो गया तो आप क्या करते हो, उसे फेंक दिए, बैटरी है निकला वो फेंक दिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो सबसे अच्छा निपटान होता है वो ये कि खराब हुए उपकरणों को या तो बना के फिर से यूज करो तुम, और नहीं तो उसको ऐसी जगह पर दो जिसको वो रिसाइकिल कर सकें, यानी उसको पुनः प्रयोग कर सकें ठीक ठाक करके। और आपको पता होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। विदेशों से जो बहुत बड़े बड़े पैमाने में जो खराब कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, विकसित देशों से जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी से इसको निर्यात किया जाता है भारत में, और वो भारत में आता है और भारत में ये बहुत बड़े पैमाने पर उसे पुनः यूज किया जाता है। सस्ते लैपटॉप आपने सुना होगा, देखा होगा मार्केट में, 7,000 रुपये में लैपटॉप लीजिए, i3 i5 प्रोसेसर वाले, तो वो सब दूसरे देश के होते हैं और वो उनके लिए वेस्ट हो गया, वो हमारे यहाँ भेज दिए, कंप्यूटर पर सिर्फ टाइपिंग करने के वो काम आती है। तो ये कहलाता है रिसाइक्लेबल चीज़ें, इनको हम रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुके हैं, जिनको मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को लैंडफिल में गाड़ दिया जाता है और जलाकर भस्म कर दिया जाता है। विकसित देशों में यानी अमेरिका वगैरह में जो उत्पादित ई अपशिष्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों, खासकर चीन, भारत, पाकिस्तान में निर्यात किया जाता है, ठीक है। जबकि तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकल और सोने जैसे धातु जो होते हैं जो रिसाइकिल करने में काम आते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। अब देखिए, जो बड़े बड़े देशों में जो ऐसे मशीन हैं, ऐसे कंप्यूटर, लैपटॉप्स हैं, ऐसे मोबाइल्स हैं जो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, जो बनने के लायक भी नहीं है, तब उनका क्या करते हैं, उनके अंदर जो सामान लगे हुए हैं, लोहा, तांबा, सिलिकॉन, निकल, सोना, इन सभी को निकाल कर रिसाइकिल कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस कम हो गई है, जो अब समय के साथ उपयोगी नहीं है, उनको विकासशील देशों जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान को भेज दिया जाता है कि वहाँ के लोग इसे सस्ते दाम में खरीद कर उसका उपयोग कर लें। विकसित देशों में ई अपशिष्ट के पुनश्चक्रण की सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन विकासशील देशों में यह कार्य प्रायः हाथों से किया जाता है। इस प्रकार इस कार्य से जुड़े कर्मियों पर ई अपशिष्ट में मौजूद विषैले पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। ई अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र हल पुनश्चक्रण यानी रिसाइकल होता है, यदि इसे पर्यावरण अनुकूलन या हितैषी तरीके से किया जाए।
अगला आता है मृदा को दूषित करने वाला कृषि रसायन, एग्रोकेमिकल्स, यानी खेतों में जो प्रयोग करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, इन सभी का प्रयोग करते हैं। इनमें बहुत हानिकारक रसायन होते हैं जो मृदा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्बनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। न केवल मृदा की रासायनिक गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि मृदा में रहने वाले जीवों, जल और उस सतह जल को भी प्रभावित करते हैं। कृषि उपज को बढ़ाने के लिए आज अनेक प्रकार के कीटनाशी, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। कीटनाशी सामान्यतः विस्तृत स्पेक्ट्रम यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के होते हैं। जो कीटनाशी होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होता है। इसका मतलब क्या होता है, कीटनाशी किसी एक टारगेट जीव को नहीं मारता, मृदा में उपस्थित बहुत सारे अनेक जीवों को मार सकता है, जो अधिकतर कीटों का नाश करते हैं, जैसे डीडीटी, बीएचसी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आदि अनेक पीड़कनाशी हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। डीडीटी और बीएचसी समेत अनेक पीड़कनाशियों पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है। ये सभी कीटनाशी, खरपतवारनाशी व क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लंबे समय तक मृदा में जल में बने रहते हैं। इनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, अर्थात ये अक्षयकारी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। जितने भी कीटनाशी हैं जैसे डीडीटी, बीएचसी, ये सभी क्या करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, अक्षयकारी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों जंतुओं के शरीर में जाते रहते हैं। आपको अभी एक केस बताया था डीडीटी का। तो ये जो पीड़कनाशी हैं वो किसी न किसी माध्यम से होते हुए मनुष्य में भी पहुंचते हैं, और मनुष्य में इसकी सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पौधों और जंतु के शरीर में आ जाते हैं, वहां पर संचित होते रहते हैं, इनकी सांद्रता प्रत्येक कोशीय स्तर पर बढ़ती जाती है। इस क्रिया को आवर्धन मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसके बारे में आपको पहले चर्चा कर दी गई है, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया। डीडीटी और बीएचसी आदि कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं, यानी हमारे शरीर में जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सॉल्यूबलाइज होता है। और मनुष्यों और जंतुओं में उनमें जो एडिपोज ऊतक होता है, शरीर के नीचे वाला जो गुलगुला पदार्थ दिखता है ना, एडिपोज ऊतक होता है, उसमें संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वाशा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं और इससे कैंसर तक हो सकता है। अब एक केस स्टडी आती है जैव खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी बहुत अच्छा है तरीका, प्रदूषण से बचने का तरीका। एक रमेश चंद्र डागर नामक व्यक्ति निकाले। रमेश चंद्र डागर नामक सोनीपत हरियाणा के किसान थे। उन्होंने एक बढ़िया तरीका निकाला है खेती करने का। उन्होंने अलग अलग जो खेती थी, जैसे मधुमक्खी पालन एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे उन्होंने खेती की जिसमें उन्होंने चावल, धान, जो भी गेहूं वगैरह जो भी उगाना था वो उन्होंने उगाया। एक तरफ उन्होंने डेयरी फार्मिंग भी लगाया, यानी कई सारे कार्यक्रम को एक साथ किया। मधुमक्खी पालन से खेतों में उनमें जो फसल हैं, जैसे मान लो कि धान, गेहूँ ये तो है ही, साथ ही साथ सरसों हो गया, उसके बाद आपका जो भी सब्जियां वाली पौधे हो गए या आम, अमरूद, ये सब जो लगे हुए हैं, उनमें मधुमक्खियों के द्वारा परागण की भी एक प्रक्रिया हो रही है। मधुमक्खियों की संख्या बढ़ रही है, मधुमक्खी से उन्हें शहद वगैरह भी प्राप्त हो रहा है, मधुमक्खी पालन भी एक तरफ कर रहे हैं, उससे पौधों को भी लाभ हो रहा है मधुमक्खियों से, साथ ही शहद भी निकल रहा है, अब खेती तो हो ही रही है अपना। दूसरी तरफ डेयरी भी उन्होंने खोल रखा है, यानी गाय भैंस भी पाल रखा है, उनसे दूध भी मिल रहा है, और उनके जो गोबर वगैरह हैं उनसे खाद बन रहा है, उन खाद को वो खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं से कुछ भी अपशिष्ट निकल ही नहीं रहा है। कहीं से अपशिष्ट निकल रहा है क्या? खेत है, मान लो धान है, गेहूं है, उगा, उसके जो पेड़ पौधे कटे, वे सारे जो भी चावल गेहूं निकाला गया, बाकी जो कचरा था वो गाय भैंस को खिला दिया गया, चारा वो खा लिए। यानी जो खेती के दौरान जो अपशिष्ट निकला खेती का, वो भी गाय भैंस ने खा लिया, कुछ भी अपशिष्ट नहीं बचा। गाय भैंस ने जो भी खाया पचाया, जो भी गोबर वोबर दिया उन्होंने, मलमूत्र निकला, वो भी कहीं जा नहीं रहा है, फिर खेतों में डाल दिया। तो पुनः चक्कर देखिए किस तरीके से हो रहा है। और मधुमक्खी की तरफ एक तरफ पालन कर ही रहे हैं, मधुमक्खियों से खेतों को भी लाभ हो रहा है और प्लस उनसे शहद और मोम भी निकल रहा है। तो ये किया था रमेश चंद्र डागर ने, जो सोनीपत हरियाणा के किसान थे। उन्होंने मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रबंधन और जल संग्रहण का काम भी, वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी उन्होंने किया है। बड़ा इन्होंने एक स्थान बनाया गड्ढा खोद के, उसमें वर्षा जल को भी उन्होंने संग्रहण किया, मतलब पानी को भी वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं। खाद बनाया उन्होंने, और कृषि का कार्य एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रम में करा, एक दूसरे को जो संभालते हैं। जैसे जो कृषि से अपशिष्ट निकला, जैसे मतलब चावल खाया, चावल निकला, गेहूं निकला, तो उसका जो अपशिष्ट बचा, चारा पौधों को खिला दिया। ठीक, अब पौधों को खिला दिया कह रहे हैं, गाय भैंस को खिला दिया। गाय भैंस ने उसे खाया, पौटी वगैरह की, उनके गोबर वगैरह जो निकला उसका अपशिष्ट खेतों में मिला दिया। कहीं से भी अपशिष्ट वेस्ट नहीं हो रहा, हर अपशिष्ट को उन्होंने
इस तरह से मैनेज किया कि सब एक दूसरे को संभाल रहे थे और इस प्रकार एक बहुत ही किफ़ायती और दीर्घ उपयोगी प्रक्रम बन जाता है। उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती, रासायनिक उर्वरक की जरूरत ही नहीं है कि गाय और भैंस के जो है गोबर से उनका प्राकृतिक उर्वरक बन रहा है। फसल अपशिष्ट का प्रयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में या फार्म की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन में किया जाता है। अब गोबर गैस बना देंगे तो उससे गोबर गैस से क्या बनता है, चूल्हा जलता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, बिजली पैदा होती है। इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान क्लब बनाया। अब देखिए इस सूचना को कि आप विविध तरह का श्रृंखलाबद्ध अगर तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए किसानों के लिए क्लब बनाया जिसे हरियाणा किसान कल्याण क्लब कहा गया। उसमें आज के समय में लगभग 5000 किसान काम कर रहे हैं। ठीक है, बस तो ये था आपका मृदा प्रदूषण के बारे में। आपने जाना मृदा प्रदूषण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए देखते हैं कि इससे संबंधित क्या आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे गए हैं बार बार। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट, अहमद खान जो 57 वर्षीय व्यक्ति थे, उन्होंने प्लास्टिक के अपशिष्ट से किस प्रकार का पाउडर बनाया, उसका नाम क्या था। नेक्स्ट, बिटुमिन को अगर पॉलीब्लेंड के साथ मिश्रित करके सड़क बनाया जाता है तो सड़क की कौन सी क्वालिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अस्पताल के अपशिष्ट को किस तरह से निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उन पदार्थों रसायनों का नाम बताइए जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। बस इतने क्वेश्चन आपको बनते हैं। इतने क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, अपनी कॉपी में भी नोट करिए। आगे जो भी टॉपिक होगा रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहे यूट्यूब चैनल भारत हिंदी के साथ। धन्यवाद।